स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि कैरियर मोड में। आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का सेशन और आते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। लेकिन इससे रिलेटेड जो प्रश्न और एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी बात हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई में, ठीक है। कहाँ है इसका मुख्यालय? मुंबई में। और इससे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि इसका भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। और इसमें से जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक किस कमीशन के कहने पर स्थापित किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक हिल्टन यंग कमीशन के कहने पर स्थापित किया गया था, ठीक है। किस कमीशन के? हिल्टन यंग कमीशन के, हिल्टन यंग कमीशन के कहने पर भारतीय रिजर्व बैंक स्थापित किया गया था, ठीक है। चलिए फिर इससे प्रश्न और जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि मुंबई को और किस नाम से जाना जाता है? तो मुंबई को वित्तीय शहर भी कहा जाता है, ठीक है। मुंबई को वित्तीय शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है, ठीक है, इसलिए मुंबई को वित्तीय शहर भी कहा जाता है। और एक प्रश्न और आपसे इसी में से पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे ओसबर्ड स्मिथ। कौन थे? ओसबर्ड स्मिथ, ठीक है। ये भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे। तो ये जो थे दोस्तों ये अपने इंडिया के रहने वाले नहीं थे, ये कोई बाहर के रहने वाले थे, ठीक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के क्यों इंडिया के रहने वाले नहीं थे? क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और 1 अप्रैल 1935 को अपना देश भारत आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है। फिर आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के भारतीय गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर, ठीक है। जो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे वो थे CD देशमुख। कौन थे? CD देशमुख, ठीक है दोस्तों। तो इतना प्रश्न आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कहता है भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ से और प्रश्न आपको याद रखना है, तो वो याद रखना है कि आपसे प्रश्न पूछा जाता है खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? तो खजुराहो का मंदिर भी स्थित है मध्य प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि जो खजुराहो का मंदिर है इसको किस शासकों ने बनवाया? तो खजुराहो के मंदिर को चंदेल शासकों ने बनवाया। कौन शासकों ने बनवाया? चंदेल शासकों ने, ये भी आपको याद रखना है। फिर आपको एक प्रश्न और याद रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कान्हा नेशनल पार्क भी स्थित है मध्य प्रदेश में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको भी याद रखना है, ठीक है। फिर आपसे 2 नेशनल पार्क आपको और याद रखना है कि अगर पूछा जाए सतपुड़ा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये दोनों स्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक है। कौन कौन है? सतपुड़ा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कहता है सदाकत आश्रम किस राजनेता से संबंधित है? ये सदाकत एक आश्रम है, ये किस राजनेता से संबंधित है? तो सदाकत आश्रम संबंधित है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। आप सभी लोगों को पता होगा कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। फिर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये भारत के पहले विदेश मंत्री थे, ठीक है। भारत, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर आपसे पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि किसने दी? तो वो दिए एडोल्फ हिटलर, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिए थे एडोल्फ हिटलर, ये भी प्रश्न आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए महात्मा गांधी के संबंध में बहुत ढेर सारे फैक्ट हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कहता है
मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस रचना है विशाखा दत्त की। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए और फिर हम लोग इसमें भी कुछ देख लेते हैं। मुद्रा राक्षस तो हो गई विशाखा दत्त की। अगर फिर जो यहाँ पे लिखा है चाणक्य, ठीक है, पूछा जाता है कि चाणक्य का एक अन्य नाम बताइए, तो चाणक्य का जो दूसरा नाम है वो है विष्णुगुप्त। ठीक है, वो है विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक अन्य नाम है विष्णुगुप्त, ये भी आपको याद रखना है। फिर ये कालिदास पे आ जाइए। कालिदास के संबंध में जो पूछा जाता है, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कालिदास। तो फिर आ जाइए बाणभट्ट पे। ये जो बाणभट्ट है, बाणभट्ट की रचना है कादम्बरी और हर्षचरित, ये भी आपको याद रखना है। बाणभट्ट की दो रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, एक है कादम्बरी और दूसरा है हर्षचरित। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से किस नदी को जीवित नदी का दर्जा प्राप्त है? आपको ये बताना है कि किस नदी को जीवित नदी का दर्जा प्राप्त है। तो वो गंगा नदी को जीवित नदी का दर्जा प्राप्त है, तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है, फिर इसके संबंध में हम लोग देख लेते हैं, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ये जो हमारी गंगा नदी है, इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, ये आपको पता होगा। इस डेल्टा का नाम क्या है? तो इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से बनता है। सुंदरवन का डेल्टा जो है वो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, ये भी आपको याद रखना है। और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको याद रखना है। और गंगा नदी की जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कहता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, तो कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में है। ठीक है, केरल में। चलिए फिर दूसरा है बेंगलोर। बेंगलोर के बारे में क्या है? बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है। ठीक है, बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है। इसरो को आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है। फिर उसके बाद है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर का आप लोग नाम सुने होंगे। सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में। ठीक है, श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ये भी आपको याद रखना है। फिर है चौथा ट्राम्बे। ट्राम्बे में क्या है? ट्राम्बे में है भाभा परमाणु रिसर्च इंस्टीट्यूट। ट्राम्बे में क्या है? भाभा परमाणु रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इतना फैक्ट यहाँ से भी आपको याद रखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कहता है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। ठीक है, औरंगाबाद वर्तमान में कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में औरंगाबाद। बीबी के मकबरा को मिनी ताजमहल भी कहा जाता है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए और ये औरंगाबाद में आप लोगों ने एलोरा की गुफा का नाम सुना होगा। जो एलोरा की गुफा है वो भी औरंगाबाद में ही स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कहता है हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? तो ये है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। थोड़ा से हम लोग महात्मा गांधी के बारे में जान लेते हैं। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, करो या मरो का नारा कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। फिर देख लेते हैं भगत सिंह। भगत सिंह ने भी एक नारा दिया था। कौन सा नारा था? वो था इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने भी नारा दिया था। उनका नारा है दिल्ली चलो और दूसरा है जय हिंद। ठीक है, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इतना फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। थोड़ा प्रश्न कन्फ्यूज़न वाला हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो जो सिक्किम है ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वह है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। थोड़ा सा और जान लीजिए कि गोवा के बारे में। गोवा की राजभाषा कौन सी है, आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि गोवा की राजभाषा कौन सी है, तो गोवा की राजभाषा है कोंकणी भाषा। कोंकणी भाषा गोवा की राजभाषा है कोंकणी भाषा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि गोवा की राजधानी पणजी है। आप सभी लोग जानते होंगे कि गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी। गोवा की राजधानी पणजी है। और पणजी किस नदी के किनारे बसा है, तो पणजी मोथा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आपको याद रखने। देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, आपको बताना है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब, 14 सितंबर को। अगर पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पे राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात की हमने, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। ये भी आपको याद रखना है, पूरे विश्व भर में 10 जनवरी को 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। फिर आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है आपको ट्विस्ट करने के लिए, भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है, तो भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ऐसे प्रश्न में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय भाषा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है। धान की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है दोमट मिट्टी। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पे काली मिट्टी दिया हुआ है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, फिर काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है सबसे ज़्यादा, कपास के लिए। ठीक है, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किसके लिए उपयोगी है, कपास के लिए। आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गारो हिल्स कहाँ स्थित है। गारो हिल्स कहाँ स्थित है, तो गारो हिल्स स्थित है दोस्तों मेघालय में। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा। लेकिन आपको इसके साथ साथ और याद रखना है, गारो हिल्स के अलावा 3 हिल्स और हैं, जयंतिया हिल्स और दूसरा है खासी हिल्स। ठीक है, गारो हिल्स के अलावा 2 हिल्स और हैं, जयंतिया हिल्स और खासी हिल्स। ये दोनों मेघालय में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, मेघालय में एक नेशनल पार्क स्थित है, वो भी आपको याद रखना है, वही प्रश्न पूछा जाता है। मेघालय में कौन सा नेशनल पार्क स्थित है, तो वो है बालपत्रम नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क, बालपत्रम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, मेघालय में। ठीक है, मेघालय की राजधानी आप सभी लोग जानते होंगे शिलांग है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कहता है किस शहर का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। आपके सामने 4 शहर दिए गए हैं जिसमें से कि एक राज्य है, लेकिन आपको यह बताना है कि किस शहर का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। तो वो आप लोग जानते ही होंगे, गुरुग्राम। गुरुग्राम को गुड़गांवा भी कहा जाता है। ठीक है, तो गुरुग्राम का नाम द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है सत्रिया नामक शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है।
ये सत्रिया एक शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है आपको ये बताना है। तो सत्रिया जो है ये है असम राज्य का। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। लेकिन आपके सामने और दिया है कि राजस्थान, ठीक है, राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है घूमर, लेकिन घूमर एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में जो आता है सुई सिनी, ठीक है। राजस्थान का एक शास्त्रीय नृत्य है सुई सिनी, ये चीज़ आपको याद रखना है, साथ साथ घूमर भी याद रखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं उत्तराखंड पे। उत्तराखंड का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है गढ़वाली, ठीक है। कौन सा है? गढ़वाली, ये शास्त्रीय नृत्य का नाम है, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रविन्द्रनाथ टैगोर का जन गण मन भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन गण मन भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया है, तो इस गीत को कितने भागों को अपनाया गया? इस गीत के जो भाग है कितने भाग को अपनाया गया? तो केवल पहले छंद को अपनाया गया है, ठीक है। जो जन गण मन गाया जाता है राष्ट्रीय गान के रूप में, उसमें केवल पहले छंद को ही गाया जाता है और पहले छंद को ही अपनाया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका जो गाने का सही टाइम क्या है? इसका गाने का सही टाइम है 52 सेकेंड, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा कहता है चित्तौड़ की रानी झाली किसकी शिष्या थी? यहाँ पे शिष्या होगा, तो चित्तौड़ की रानी झाली किसकी शिष्या थी? चित्तौड़ की रानी झाली किसकी शिष्या थी? वो थी रैदास की, ठीक है। रैदास को रविदास भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जन औषधि सप्ताह कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि जन औषधि सप्ताह कब मनाया जाता है। तो जन औषधि सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 मार्च के बीच, ठीक है। 1 से 7 मार्च अभी मनाया गया हाल फिलहाल में 1 से 7 मार्च 2020 को, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है कि जन स्वास्थ्य को सकारात्मक अर्थों को बढ़ावा देना, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उत्तराखंड की राजधानी आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड की राजधानी है कहाँ है? वो है देहरादून, लेकिन उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अभी उत्तराखंड में 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश नहीं, जो उत्तराखंड राज्य बनाया गया था वो बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक राज्य बनाया गया था, उसका नाम दिया गया उत्तराखंड, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है कि उत्तराखंड को कब मतलब उत्तर प्रदेश से अलग किया गया? वो अलग किया गया था 9 नवंबर 2000 को। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? किस चित्रों के लिए? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? वो स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पहला आईपीएल टूर्नामेंट कब खेला गया था? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि पहला आईपीएल टूर्नामेंट कब खेला गया था। तो पहला आईपीएल टूर्नामेंट खेला गया था 2008 को। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा, ठीक है। जब पहला है तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि जब पहला टूर्नामेंट खेला गया तो उसमें कौन कौन टीम खेली और कौन कौन टीम विजेता रही, ठीक है। तो ये जो फाइनल तक पहुँचे, फाइनल में पहुंची एक राजस्थान की रॉयल टीम और दूसरी चेन्नई की सुपर किंग टीम, ठीक है, जिनमें विजेता हुई राजस्थान की रॉयल टीम ने, ठीक है। और मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला वो भी आपको याद रखना है कि जब पहला आईपीएल टूर्नामेंट 2008 में खेला गया उसमें मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला? तो वो मिला शेन वाटसन को। किसे मिला? शेन वाटसन को। आपको ये भी याद रखना है, किसको मिला? शेन वाटसन को, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चिल्लाह निम्नलिखित में से किस धर्म का एक संस्कार है? ये चिल्लाह एक संस्कार है, लेकिन किस धर्म का संस्कार है आपको ये बताना है। तो इस्लाम धर्म का संस्कार है, ठीक है।
तो ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, निम्नलिखित में से पंच महायज्ञ में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से पंच महायज्ञ में शामिल नहीं है, ऐसे प्रश्न भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको बताना है कि पंच महायज्ञ में शामिल नहीं है। तो पंच महायज्ञ में कौन नहीं शामिल, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं, तभी तो हम बता पाएंगे कि पंच महायज्ञ में शामिल कौन नहीं है। तो चलिए इसका जो उत्तर होगा मात्र, यहाँ पे मृत यज्ञ लिख गया लेकिन होगा मृत यज्ञ, ठीक है। मात्र यज्ञ जो है वो पंच महायज्ञ में शामिल नहीं है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि पंच महायज्ञ कौन कौन से होते हैं। पहला होता है ब्रह्म यज्ञ, ठीक है। दूसरा होता है देवयज्ञ, तीसरा होता है प्रीतियज्ञ, ठीक है। चौथा यहाँ पे लिख देते हैं, चौथा होता है भूत यज्ञ। और जो पांचवा होता है, इसको रेस करके लिख रहा हूँ, पांचवा होता है अतिथि यज्ञ, ठीक है। अतिथि यज्ञ, ठीक है। तो ये जो मात्र यज्ञ है, ये मृत यज्ञ कहीं भी कोई भी यज्ञ नहीं है, तो इसलिए इसमें आपको बताना है कौन सा पंच या महायज्ञ में शामिल नहीं है। तो पंच महायज्ञ में मात्र यज्ञ नहीं शामिल है, तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा, ठीक है। पंच महायज्ञ कितने हैं, 5 हैं, वो भी आपको याद रखना है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, घूमर नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है। घूमर नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है। तो घूमर आप सभी लोग को पता होगा कि घूमर नृत्य जो है वो है राजस्थान का, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा, ठीक है। लेकिन गुजरात का भी जो राज नृत्य है वो भी गुजरात का भी जो एक नृत्य है उसको भी आपको याद रखना है। गुजरात का लोक नृत्य कौन सा है, वो है गरबा और डांडिया। गुजरात का है गरबा और दूसरा है डांडिया, दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। फिर बिहार है, बिहार का कोई यहाँ पे आपको एक बिहार में प्रचलित त्यौहार नहीं, प्रचलित लोक कला है, वो लोक कला को याद रखना है, ठीक है। बिहार में जो सबसे ज़्यादा प्रचलित लोक कला है वो है मधुबनी कला, वो आपको याद रखना है, ठीक है, मधुबनी कला। फिर आ जाएं कर्नाटक में। कर्नाटक का जो एक नृत्य है वो है यक्षगान, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कर्नाटक का जो नृत्य है वो है यक्षगान आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किस सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए T5 प्लान लॉन्च किया। तो किस सरकार ने और किया, दिल्ली सरकार ने। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको इसको भी याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रसिद्ध जैन ग्रंथ कुवलयमाला के रचयिता कौन थे। प्रसिद्ध जैन ग्रंथ कुवलयमाला के रचयिता कौन थे। तो कुवलयमाला के रचयिता थे, वो थे उद्योतन सूरी, ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए यहाँ एक प्राकृतिक ग्रंथ है, ठीक है, ये है कुवलयमाला जो है एक प्राकृतिक ग्रंथ है। इसके अंदर 18 भाषाओं का उल्लेख किया गया, ये भी आपको याद रखना है। इसके अंदर कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 18 भाषा का उल्लेख, ठीक है। जो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। तो दोस्तों ये रहे 25 महत्वपूर्ण, जो कि आपकी सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। आप कोई भी कम्पिटिटिव, अगर गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।